आज की हमारी क्लास का विषय है फिरोज शाह तुगलक। इसको फिरोज तुगलक भी बोल सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक। शासनकाल कब से कब तक? 1351 से 1388 तक, ठीक है। और सल्तनत काल का ये दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक है। तो पहला सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन? बहलोल लोदी, आगे आएगा। और याद करने में इजी उसका काल, क्योंकि वो 1451 से 1488 तक न होकर 89 तक, एक साल ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग बराबर हैं, एक साल का अंतर है। बहलोल लोदी सर्वाधिक है, फिरोज तुगलक दूसरा सर्वाधिक है, यानी दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला शासक है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जब हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो पहले ये मोहम्मद बिन तुगलक का, जोना खां का भतीजा था, यानी उसका पुत्र न होकर उसका भतीजा था, ठीक है। इसके पिता का नाम था रज्जब और इसकी माँ एक हिंदू थी, बीबी ज़ेला नाम से। तो ये हिंदू माँ की संतान था। सिकंदर लोदी भी और ये भी, और दोनों ही धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक कट्टर थे। इनकी माँ हिंदू थी और दोनों ही धार्मिक दृष्टि से कट्टर थे। तो पिता का नाम रज्जब, ठीक है। अब इसके संदर्भ में जो बातें हमें याद करनी है फिरोज तुगलक के संदर्भ में, उनमें सबसे पहले एल्फिंस्टन और एलियट ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। मोस्टली प्राय आप पे नाम याद रखना एल्फिंस्टन ने इसको, शायद ये याद आएगा यहाँ पर, एल्फिंस्टन, और साथ में अगर याद रखो तो एलियट, इन दोनों ने इसे सल्तनत का अकबर कहा है, ठीक है। और मोस्टली एल्फिंस्टन ने। एक बात, अच्छा, इसी एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश माना है, और इस एल्फिंस्टन ने फिरोज तुगलक के संदर्भ में सल्तनत युग का अकबर कहा है, ठीक है। अब देखो इसके संदर्भ में पहली बात आपको, क्योंकि इसके बारे में वैसे लंबी बात न करके अलग बहुत सी ऐसी चीज़ होंगी जो इसके काल में या तो सर्वाधिक हैं या सबसे पहले हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने खलीफा से 2 बार मान्यता प्राप्त की, खलीफा से 2 बार मान्यता ली, ठीक है। तो 2 बार खलीफा से मान्यता लेने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है, और इसने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया था, ठीक है। तो खलीफा का नायब घोषित किया था इसने स्वयं को, और 2 बार खलीफा से मान्यता ली थी। क्योंकि धार्मिक दृष्टि से ये कट्टर था, यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसके समय में इस्लामिक राज्य, वास्तविक सेंस में कह सकते हैं हम इस्लामिक, इसीलिए उल्लेमा वर्ग का प्रभाव था। उल्लेमा वर्ग का सर्वाधिक प्रभाव फिरोज तुगलक के समय में ही था। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन ने तो उल्लेमा वर्ग का प्रभाव बिल्कुल समाप्त कर दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लेमा वर्ग, उल्लेमा यानी धार्मिक वर्ग, ठीक है, उल्लेमा धार्मिक वर्ग, तो उस धार्मिक वर्ग का या उल्लेमा वर्ग का सर्वाधिक प्रभाव था। अच्छा, एक बात ध्यान ये रखना है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र नहीं था, तो इसलिए ये ध्यान रखना इसका मनोनयन हुआ है, ठीक है। इसका मनोनयन किया गया है, तो ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जो मनोनीत हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि इसका मनोनयन हुआ था, तो मनोनीत सुल्तान, ऐसा भी आप याद रख सकते हो फिरोज तुगलक के संदर्भ में, ठीक है। बाकी अन्य बातों में करें तो हाँ, ये बात धार्मिक क्रम में ही कि उल्लेमा वर्ग का प्रभाव था, खलीफा से 2 बार मान्यता ली, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ब्राह्मणों पर
जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान। फिर दूसरी बात, इसने क्या किया, केवल शरीयत या इस्लाम सम्मत 4 करों को ही मान्यता प्रदान कर दी और बाकी अन्य कई प्रकार के जो कर थे, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि इसने 23 प्रकार के करों को हटा दिया और केवल 4 कर, जजिया, ज़कात, खराज और खम्स, इनको ही रखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, आगे चर्चा करेंगे हम। ज़कात प्रत्येक मुसलमान को अपनी आमदनी का 2.5%, 1/40 भाग है, वो दान में देना पड़ता। खराज भू राजस्व कर और खम्स लूट का हिस्सा। ठीक है, ये कर। बाकी अन्य प्रकार के कर, सल्तनत काल में अन्य प्रकार के जो कर होते या अतिरिक्त होते, इनके अलावा उनको कहा जाता अबवाब। अबवाब, अन्य कर, नाम याद रखना है, अतिरिक्त। जैसे हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे तब लाग नाम पढ़ा था ना, लाग बाग, तो यहाँ तो जो अन्य कर थे उनको कहा जाता लाग, और सल्तनत काल में उनको कहा जाता अबवाब। अबवाब, तो अबवाब का मतलब है अतिरिक्त कर, अबवाब यानी अतिरिक्त कर, ये बात। तो इन अबवाब या अतिरिक्त करों को हटा दिया, 24 प्रकार के अतिरिक्त करों को हटा दिया, इन करों को ही इसने रखा। लेकिन ये एक नया कर लगाएगा, और वो कर पहली बार यही लगाएगा, वो है हाब ए सरब या हक ए सरब। क्या है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा नहरों का विकास ऐसा माना जाता है कि फिरोज़ तुगलक ने करवाया था। ठीक है, सर्वाधिक नहरों का विकास सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहर सिंचाई के लिए नहर वो तो बनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज़ तुगलक ने। तो नहरों से सिंचाई पर इसने एक कर लगाया और वो कर कहलाया हाब ए सरब या हक ए सरब। ठीक है, यह सिंचाई कर, सिंचाई कर, और ये सिंचाई कर लगाने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है, यद्यपि इसने अबवाब यानी अन्य कर हटाए, लेकिन एक नया कर भी लगाया, और वो नया कर कौन सा था? हाब ए सरब या हक ए सरब। ये क्या है? सिंचाई कर। ये 1/10 की दर से लिया जाता था, और इससे प्राप्त आय को विद्वानों पर खर्च किया जाता था। ये जो आय है इसको विद्वानों पर खर्च किया जाता था। हाब ए सरब या हक ए सरब, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसने जो नहरें बनाई उसमें प्रमुख नहरों में एक तो था उल्लूग शाही, उल्लूग शाही। ठीक है, और एक रज्जब शाही, रज्जब शाही, इसको राजशाही भी बोलते हैं। तो आपसे ये पूछे कि फिरोज तुगलक के काल में उल्लूग शाही और रज्जब शाही या राजशाही क्या थे? नहरों के नाम थे ये। ठीक है, ये नहर थे। तो उल्लूग, उल्लूग खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि थी, पता ना आपको, दक्षिण विजयों के क्रम में। तो उल्लूग खां की उपाधि थी उसे। ठीक है, रज्जब इसके पिता का नाम था, तो उनके नाम पर इसने नहरों का नामकरण किया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था, सर्वाधिक नहरों का निर्माण। ठीक है, इसके अलावा इसने सल्तनत काल में सर्वाधिक नगर बसाए थे। कितने? लगभग 300 नगर, 300 नगर, जिनमें देखो एक तो जोना खां के नाम पर, भाई जोना खां के नाम पर, ये जोना खां को तवज्जो इसलिए दे रहा है, जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में ही इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो इस वजह से, सॉरी ये चचेरा भाई है शायद, मेरे ख्याल से मैंने भतीजा बोल दिया क्या? हाँ, तो चचेरा भाई था, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये बात ध्यान रखनी है। तो इसलिए इसने जौनपुर,
फिरोज़ाबाद, खुद का नाम भी तो है ना, फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह कोटला, हिसार फिरोज़ा, फतेहाबाद। तो कहने का तात्पर्य इन नगरों की इसने स्थापना की थी, अनेक नगर बसाए थे इसने। तो कितने नगर? लगभग 300 नगर। 1200 बाग लगवाए थे, ये बात भी याद रखना है, 1200 बाग लगवाए। और इन जो 1200 बाग लगाए वो मोस्टली फलदार बाग थे, तो इनसे आमदनी, और इन 1200 बागों से जो आमदनी होती वो कितनी होती? 1,80,000 टंका। 1,80,000 टंका, क्योंकि वहाँ टंका थी ना, मुद्रा। टंका का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, सबसे पहले इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो 1,80,000 टंका वार्षिक आय थी इसके 1200 बागों से। अब देखो 1,80,000 आंकड़ा आपको दो जगह याद रखना है। इसके दरबार में दासों की संख्या 1,80,000, यानी ये दासों का शौकीन था। आपसे ऐसा पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे दासों का शौक था, तो इसलिए इसने एक दासों का विभाग ही स्थापित कर दिया, दीवाने बंदगान। और इसके पास दासों की संख्या भी थी 1,80,000, और बागों से आमदनी भी कितनी है? 1,80,000। अच्छा, जो हक ए सरब सिंचाई कर था ना, उससे वार्षिक आय थी 2 लाख टंका वार्षिक आय। हक ए सरब सिंचाई कर से तो थी 2 लाख टंका, और बागों से कितनी है? 1,80,000 टंका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि इसने, क्योंकि दासों का शौक था, इसलिए दीवाने बंदगान नाम से दास विभाग की स्थापना की। दास विभाग की स्थापना की। कितने दास थे? 1,80,000 दास इसके पास थे। तो दोनों आंकड़े आपको मिल जाएंगे। बागों से आमदनी भी कितनी होती? 1,80,000 टंका। दास कितने थे? 1,80,000। इसने अपनी राज्य की आय वे का पूरा हिसाब किताब करवाया। किससे? हिसामुद्दीन ऐवाज से। तो देखो, हिसाब किताब का रिकॉर्ड किसने रखा? हिसामुद्दीन ने। याद रखने में कि राज्य की आय व्यय का विवरण तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? जो राजस्व अधिकारी था उसका नाम था हिसामुद्दीन। तो हिसामुद्दीन ऐवाज ने राज्य की पूरी आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया। आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया या हिसाब तैयार किया। इसके अनुसार फिरोज तुगलक के काल में संपूर्ण स्रोतों से राज्य की आय थी 6,85,000 टंका। तो राज्य की वार्षिक आय कितनी थी? 6,85,000 टंका। इनमें से 2 लाख टंका तो थी हक ए सरब से, और 1,80,000 टंका है बागों से आय। ठीक है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा बता रहा हूँ, शायद मैंने चर्चा भी की होगी कहीं ना कहीं किसी संदर्भ में। सल्तनत काल में आय का मुख्य स्रोत होता था खम्स। खम्स यानी लूट का हिस्सा। और मुगल काल में आय का मुख्य स्रोत होगा खराज यानी भू राजस्व कर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर देखो, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। किस नाम से? फतूहात ए फिरोज शाही। ए फिरोज शाही नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है। तो फतूहात ए फिरोज शाही क्या है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा है, जिससे उसकी विशेष तौर से धार्मिक नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। फिर फिरोज तुगलक के समय में ही बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही लिखी थी। अब देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 2 तारीखें फिरोज शाही हैं, एक बर्नी की, एक अफीफ की, शम्स-ए-सिराज अफीफ की। अब देखो,
बरनी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन ज़्यादा उसका दरबारी विद्वान और नदीम था, लेकिन उसने तारीख फिरोज शाही की रचना किसके काल में की? फिरोज तुगलक के काल में। ठीक है। अच्छा, उसने ये बात भी ध्यान रखना आपको कि बरनी ने दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान किसको कहा है? तो फिरोज तुगलक को, क्योंकि इसने उसको जेल में डाल दिया था और ये उसे खुश करना चाहता था, इसलिए उसी को समर्पित करके इसने पुस्तक लिखी तारीख फिरोज शाही, और उसमें फिरोज तुगलक को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया। तो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो सभी का वर्णन कर रहा है शुरू से, तो उसने आदर्श सुल्तान किसको बताया है? फिरोज तुगलक को। ये बात ध्यान रखना। यद्यपि बरनी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मुख्यतः था, लेकिन उसने तारीख फिरोज शाही यानी अपने ग्रंथ की रचना की है फिरोज तुगलक के काल में। अब फिरोज तुगलक के काल में जो शम्स सिराज अफीफ है वो फिरोज तुगलक के काल में था, लेकिन उसने अपनी पुस्तक की रचना तारीख फिरोज शाही की रचना की। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान रहता है नासिरुद्दीन महमूद। तो अफीफ ने तो अपनी तारीख फिरोज शाही की रचना की नासिरुद्दीन महमूद के समय, बरनी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही की रचना की है फिरोज तुगलक के समय। याद रह जाएगी शायद ये बात। तो ये बात देखो, बरनी आप इस प्रकार से रखोगे कि बरनी मूलतः मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी था। मोहम्मद तुगलक के बाद में कौन बना? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक से अनबन हो गई तो परिणाम तो उसने जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो उसको खुश करने के लिए ही उसने 6 वर्ष किस जेल में रहा था? वो बठनेर जेल में, हनुमानगढ़ वाले में ही। ठीक है, वहाँ उस जेल में रहते हुए उसने वो लिखी है जो फिरोज तुगलक के संदर्भ में, ठीक है, तारीख फिरोज शाही पुस्तक। फिर अफीफ था तो फिरोज तुगलक के काल में, लेकिन वो आगे चलकर अंतिम तुगलक सुल्तान के काल में भी था, और उसी के काल में उसने लिखी तारीख फिरोज शाही। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से याद रह जाएगी। चलो आगे बात करें इसके संदर्भ में। इस फिरोज तुगलक ने, ये बात तो अपनी हो चुकी है कि भाई, अच्छा, सैन्य अधिकारियों को, ये एक अलग प्रथा शुरू की इसने, सैन्य अधिकारियों को वंशानुगत भर्ती करना शुरू कर दिया। वंशानुगत मतलब सेना में बाप के बाद बेटा या उसके बाद इस प्रकार से वो उनको एक एक करके भेजता जाएगा। बात समझ आ रही है? तो वंशानुगत, इससे क्या हुआ? अयोग्यता, सेना में अयोग्यता ज़्यादा आई, भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला, यानी सैनिक पदों को भी इसने वंशानुगत बना दिया। ऐसा करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने ये कहा कि भाई मैं नौकरी, किसी की नौकरी नहीं छीनूंगा। वृद्धावस्था में इस प्रकार से, तो परिणामतः भ्रष्टाचार भी इसके राज्य में इतना चरम पर था। यह बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी के काल में चरम पर है, सल्तनत काल में। इसलिए खुद सुल्तान, एक सैनिक ने यह कहा आकर कि साहब मेरा घोड़ा पास करने के लिए जो आपका अधिकारी है वो टंका, 1 टंका मांग रहा है। तो उसने कहा ये लो, ले जाओ टंका और पास करवा लो। यानी अधिकारी को दंड देने की बजाय उस सैनिक को टंका ही दे दिया। ये बड़ी बात थी। तो इसका मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर, किस हद तक था इसके काल में। ठीक है, फिर इसके अलावा इसने, देखो ये तो है ही दीवाने बंदगा अंदाज विभाग, इसने दीवाने खैरात नाम से दान विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात नाम से दान विभाग की स्थापना की। इस दान विभाग के अंतर्गत ही इसने विवाह विभाग की स्थापना की। तो ऐसा करने वाला, विवाह यानी जो भी गरीब लड़कियां हैं उनके विवाह के लिए धन देना, ऐसा कार्य किया। तो ऐसा करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसका मतलब देखो, उसके इन पॉजिटिव कार्यों को देखते हुए एल्फिंस्टन ने इसको अकबर कहा है सल्तनत काल का, कि साहब इसने दीवाने खैरात नाम से दान विभाग की स्थापना की है, दारुल सफ़ा नाम से चिकित्सालयों की स्थापना की थी, इस्तेहाक नाम से पेंशन और रोजगार विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो कहने का तो पीडब्ल्यू सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसने की थी। तो इस कारण एल्फिंस्टन ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। ठीक है, तो क्या है, देखो दीवाने, ये क्या नाम, पेंशन विभाग है। पेंशन विभाग, और इसी को हम कहेंगे रोजगार विभाग। दीवाने इस्तेहाक,
या इस्तेहाक। तो यहाँ आपको देखना यह है कि दीवाने बंदगान तो क्या है, दास विभाग। दीवाने खैरात क्या है, दान विभाग। दीवाने इस्तेहाक क्या है, पेंशन और रोजगार विभाग। ठीक है। फिर दारुल सफ़ा क्या है, दारुल सफ़ा दवाखाने, नाम से ही दारुल सफ़ा दवाखाने, याद भी रह जाएगा। दारुल सफ़ा दवाखाने यानी सार्वजनिक औषधालय, चिकित्सालय। तो इनकी स्थापना करने वाला भी ये सुल्तान, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि डिस्पेंसरियाँ स्थापित की थी इसने। हाँ भाई, ये गलती से ये जो आय लिखी है हमने 6 लाख के बजाय आप इसको करोगे 6 करोड़ 85 लाख। 6 करोड़ 85 लाख टंका, ये बात ध्यान रखनी है। 6 करोड़ 85 लाख टंका। ठीक है। हाँ, 6 करोड़ 85 लाख टंका। तो यहाँ अब इनमें से, हाँ बाकी तो वो तो सही हैं भाई। जैसे बाकी का मतलब कि बागों से कितनी आय है, 1,80,000 टंका। या फिर हाब ए सर्ब से कितनी आय है, 2 लाख टंका। ठीक है। इसका मतलब वो ये संपूर्ण आय है राज्य की। हिसामुद्दीन के अनुसार संपूर्ण हिसाब 6 करोड़ 85 लाख टंका है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। तो गलती से हमने यहाँ पर 6 लाख कर दिया था, 6 करोड़ 85 लाख। फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग, और सार्वजनिक निर्माण विभाग सोहरत ए आम नाम से, सोहरत ए आम नाम से इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना की है। यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान है जिसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की है। सल्तनत, अच्छा देखो भाई, इतने नगर बसाएगा, कितने नगर बसाए, 300, जिसमें एक बार आप प्रमुख नगरों के नाम भी लिख लो ताकि आपको पता रहे जिनके बारे में पूछते हैं। जौनपुर, फिरोजपुर खुद के नाम पर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला और फतेहाबाद, फतेहाबाद। अच्छा, इसमें फिरोजपुर नगर शायद इसका नहीं होना चाहिए, है क्या, है फिरोजपुर भी है। तो ये सब नगर ये व्यक्ति बसाता है। तो फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद तो हरियाणा में है, और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हो गया, जौनपुर यूपी में है ही। ठीक है। तो खैर जो भी है, ये दिल्ली या उसके समीपस्थ क्षेत्रों में इसने मुख्यतः नगर बसाए हैं, लगभग 300 के लगभग नगर, 1200 बाग लगवाए हैं। फिर इतने, तो इसका मतलब उनके लिए एक PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की तो आवश्यकता होगी। फिर इसने एक, देखो, ताश घड़ियाल, ये भी याद रखना, ताश घड़ियाल नाम का एक यंत्र बनाया जो है जल घड़ी, जल घड़ी। तो उस समय जल घड़ी का विकास, या पहली बात तो आपसे पूछे ताश घड़ियाल क्या है और किस सुल्तान से संबंधित है, तो फिरोज तुगलक से संबंधित है। यह एक जल घड़ी है, किसके काल में बना है। इसके अलावा इसने नक्षत्रशाला का निर्माण भी करवाया था दिल्ली में, नक्षत्रशाला। तो चूंकि इसकी ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि है, इस कारण इसे सल्तनत का जय सिंह भी कहा जाता है। सवाई जय सिंह था ना अमेरिका, तो उसकी भी तो ज्योतिष में रुचि थी, तो इस वजह से इसे सल्तनत का जय सिंह भी कहा जाता है। ठीक है। तो दिल्ली में इसने नक्षत्रशाला का भी निर्माण करवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अनुवाद विभाग की स्थापना करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। देखो, अनुवाद विभाग सिकंदर लोदी भी स्थापित करेगा, अकबर भी अनुवाद विभाग, लेकिन पहला सुल्तान कौन है जिसने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था।
तो शायद हमने बहुत सी ऐसी चीज़ों में देखा होगा कि पहला सुल्तान या एकमात्र सुल्तान। बात समझ आ रही है यहाँ पर? तो लगभग इसके काल में वही बातें रहेंगी कि या तो सबसे ज़्यादा नगर इसने बसाए, सबसे ज़्यादा बाग इसने लगाए, सबसे ज़्यादा दास इसके काल में थे। ठीक है, खलीफा से 2 बार मान्यता केवल इसी ने ली, ब्राह्मणों पर जजिया कर केवल इसी ने लगाया। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों के पदों को वंशानुगत इसी ने बनाया। कहने का तात्पर्य हर मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसने की है। तो प्राय लगभग इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो इसी के संदर्भ में है। या तो ये पहला है या केवल यही है या ये सबसे ज़्यादा है। बात समझ आ गई यहाँ पर? तो इसके बारे में इसका मतलब जो भी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। हाँ, एक विजेता के रूप में ये विफल रहा है, सैन्य योद्धा के रूप में विफल रहा है। इसकी ऐसी विशेष कोई उपलब्धियां नहीं है। जैसे बंगाल अभियान, आपको शायद हमने मोहम्मद बिन तुगलक के समय चर्चा की होगी, नहीं की तो अब बता देता हूं कि हाजी इलियास के नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, उसके बाद में वो हमेशा स्वतंत्र रहा। इसने बंगाल को जीतने के 2 बार प्रयास किए थे, 53 में और 59 में 2 बार अभियान किए, लेकिन वो दोनों अभियान विफल रहे थे, तो बंगाल को तो नहीं जीत पाया। 59 में बंगाल को जीतने के बाद वापस आया, 59 में गया है, 60 में वापस आ रहा है, तो उड़ीसा के जाजनगर में इसने जाजनगर को जीतने का प्रयास किया। लगभग 1 बार जीत चुका, लेकिन वो भी इसके हाथों से वापस निकल गया था। ठीक है, हाँ, इसने हिमाचल के कांगड़ा में जो ज्वालामुखी मंदिर है उसको नगरकोट में उसको तोड़ा था। इसके काल की एकमात्र अगर कोई विजय कहें तो वो थी नगरकोट विजय, और वहाँ इसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्ति, यानी वहाँ एक प्रकार से धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया था। तो वो कह सकते हैं। बाकी सिंध अभियान में ये उलझ कर रह गया। इसका अंतिम अभियान है वो सिंध अभियान था, और सिंध अभियान के दौरान देखो एक बात, आप इतना उलझ गया कि इसके बारे में एक कहावत एक सूफी संत ने कहा कि देखो शेख का कमाल, एक तो मर गया, एक तुगलक तो, और दूसरे को संभाल मतलब वो भी जहाज का ही साबु सिंध में पसर, तो दूसरे को संभाल। ये बात किसके संदर्भ में, दूसरा किसको कहा गया है? फिरोज तुगलक के संदर्भ में कही गई है। ठीक है भाई, एक तो महल गिरने से गिरा ही था वो सूफियों के कमाल के कारण, ऐसा कहा जाता है, और दूसरा कि भाई इसको संभाल, ऐसी बात। तो ये बात किसके संदर्भ में है? फिरोज तुगलक के संदर्भ में। अच्छा, इसने अनुवाद विभाग स्थापित किया था, तो बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद भी करवाया था, और जो अनुवाद करवाया था उसमें एक आयुर्वेद की पुस्तक थी संस्कृत ग्रंथ से, जिसको बोलते हैं दलाइते फिरोज शाही। दलाइते फिरोज शाही, ये मूलतः एक संस्कृत की पुस्तक का फारसी अनुवाद है। और जो संस्कृत की पुस्तक थी ये नक्षत्र, ज्योतिष और आयुर्वेद से, मुख्यतः नक्षत्र से, आप क्योंकि इसकी देखो नक्षत्र में रुचि है ना, तो नक्षत्र और ज्योतिष विद्या से संबंधित थी ये पुस्तक दलाइते फिरोज शाही, जिसका अनुवाद इसके समय में हुआ है। बस ये बातें आपको याद रखनी हैं फिरोज तुगलक के संदर्भ में। बंगाल अभियान 2 बार कब कब किए थे? 53 और 59 में। पूछ सकते हैं आपसे कि 2 बार विफल अभियान, फिरोज मोहम्मद तुगलक के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद में इसने 2 बार प्रयास किए, लेकिन दोनों प्रयासों में विफल रहे। आगे जो भी शासक वो भी विफल, क्योंकि बंगाल को फिर कोई अधीन नहीं कर पाएगा, बंगाल स्वतंत्र ही रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक शाह या गयासुद्दीन तुगलक लिख देता हूं मैं, यानी इसके उत्तराधिकारियों का क्रम। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इसको तुगलक शाह भी बोलते हैं, ये इसका उत्तराधिकारी बनता है। फिर उसके बाद में अबू बकर नाम से, अबू बकर, फिर उसके बाद में नासिरुद्दीन,
मोहम्मद शाह है, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह है, और फिर उसके बाद में अंतिम तुगलक सुल्तान है, वो है नासिरुद्दीन महमूद। ये अंतिम तुगलक सुल्तान है, ठीक है। तो अंतिम तुर्क सुल्तान भी है ये, क्योंकि इसके बाद तुर्क नहीं आएंगे, सैयद आएंगे जो अरब रहेंगे, ठीक है। सैयद आएंगे जो अरब रहेंगे, फिर लोदी आएंगे वो अफगान रहेंगे। तो ये अंतिम तुर्क सुल्तान और अंतिम तुगलक सुल्तान, बात समझ आ रही है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इसी के समय में देखो, इसके बारे में आपको नासिरुद्दीन महमूद के संदर्भ में क्या क्या बातें याद रखनी है। एक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, ठीक है। अंतिम तुर्क सुल्तान, अंतिम तुर्क सुल्तान, मैंने दिल्ली सल्तनत का अंतिम बोल दिया, वो गलत बोल दिया। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान, क्योंकि अभी दिल्ली सल्तनत और चलेगी। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान, ठीक है, और अंतिम तुर्क सुल्तान, ये बात ध्यान रखनी है नासिरुद्दीन महमूद के संदर्भ में। इसी के काल में 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो ये आपसे पूछ सकते हैं तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में तुर्क तैमूर का आक्रमण हुआ था, जिसे तैमूर लंग कहा जाता। लंगड़ा था ना एक पैर से, इस वजह से 15 दिन तक दिल्ली में रहा था। पूरे दिल्ली खौफ के साए में रही थी, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। तो इसी के समय में 1398 में, किसके समय में हुआ आक्रमण तैमूर का? नासिरुद्दीन महमूद। तो तुगलक काल में तैमूर का आक्रमण 1398 में तुगलक काल में हुआ है। सुल्तान कौन है? नासिरुद्दीन महमूद, जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान भी है, ठीक है। इसी के समय में जौनपुर के सरकी वंश की स्थापना हुई थी। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना हुई थी, यानी जौनपुर का राज्य स्थापित हुआ था, ये कह सकते हैं हम। ये बात भी ध्यान रखनी है इसके संदर्भ में। और इसके समय में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सिकुड़ कर दिल्ली, यानी दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों तक ही रह गया था। इस कारण एक कहावत प्रचलित हुई, सारे जहां के शहंशाह का शासन दिल्ली से पालम तक विस्तृत है। मतलब नहीं समझे? अरे दिल्ली से दिल्ली तक की, पालम कहाँ है? दिल्ली में ही तो है। तो बोलने में तो ऐसे इस प्रकार से कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सारे जहां के शहंशाह का शासन यहां से यहां तक की है। बात समझ आ गई यहां पर? तो सारे जहां के शहंशाह का शासन दिल्ली से पालम तक है, मतलब अट्ठे तक की है। लेकिन बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई, तो ये थोड़ा किसके संदर्भ में है ये बात? नासिरुद्दीन महमूद के संदर्भ में ये बात याद रखनी है कि ये बात नासिरुद्दीन महमूद के संदर्भ में है, ठीक है। इसी के समय में जो, एक मिनट, हाँ, एक नया पद भी आता है वकील दर नाम से, उसकी तो बात करेंगे। और जो जौनपुर की स्थापना करता है वो मलिक सरोवर। ये देखो एक मिनट, ये बात इसलिए क्योंकि आप ये कहोगे साहब ये वंश की स्थापना कैसे की? मलिक सरोवर नाम का हिंजड़ा है, वो सरकी वंश की स्थापना करता है। मलिक सरोवर जौनपुर में जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो ये बात किसके समय होती है? नासिरुद्दीन महमूद के समय। मलिक सरोवर ये जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, और वहां जो वंश होगा वो क्या कहलाएगा? सरकी वंश। ऐसे तो सरकी वंश का संस्थापक कौन था? मलिक सरोवर था। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक सरोवर। किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद के समय में। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। बस ये बात आपको याद रखनी है तुगलक वंश के संदर्भ में। अब देखो क्या है कि ये पहले भागकर चला गया गुजरात, ये तो ठीक है, जब तैमूर का आक्रमण हुआ तब गुजरात चला गया।
तो पीछे से जब तैमूर था तो तैमूर ने दिल्ली के प्रशासन की जिम्मेदारी अपना प्रतिनिधि खिज्र खां नाम के एक व्यक्ति को सौंप दिया, खिज्र खां को। लेकिन जो ही तैमूर चला जाता है और इस नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है 1312 में, तो इसका मतलब वास्तविक अर्थों में तुगलक काल है वो 1312 तक ही है। 12 से लेकर 14 तक, मैंने 1412 तक ऐसे, हाँ एक मिनट, 1412 तक ऐसा कर सकते हैं कि 1412 से लेकर 14 तक ये 2 वर्ष का काल है। वो दिल्ली के जितने भी सुल्तान हैं, वो सॉरी अमीर हैं, वो क्या करेंगे, एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे 2 साल, जिसका नाम रहेगा दौलत खां। लेकिन वो दौलत खां कोई सुल्तान की पदवी धारण नहीं करेगा किसी भी प्रकार की, बस वो ये कहेगा कि भाई ठीक है मैं शासन सत्ता संभाल रहा हूं। तो इन 2 वर्ष में, यहां इस 2 वर्ष के काल में दौलत खां नाम का एक व्यक्ति बस प्रशासन संभालता है, लेकिन वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, इसलिए प्राय सुल्तानों की सूची में उसे शामिल नहीं करते हैं। अच्छा एक बात और, फिरोज तुगलक ने, शायद मैंने बता दिया होगा, फिरोज तुगलक ने अपने खुतबे में ऐबक का नाम शामिल नहीं किया था, शायद बताया था मैंने ये, जबकि उसने मोहम्मद बिन क्या नाम उसका, मोहम्मद गोरी का नाम शामिल किया था, मोहम्मद गोरी का नाम शामिल किया था। तो वो गोरी से शुरुआत करता है लेकिन ऐबक को शामिल नहीं करता है। तो खैर ये दौलत खां यहां पर सुल्तान नहीं है। अब इसके बाद में इस दौलत खां को भगाकर सुल्तान बन जाएगा जो उसका प्रतिनिधि था। तैमूर का प्रतिनिधि कौन था, खिज्र खां, और खिज्र खां एक नए वंश की स्थापना करेगा और उस नए वंश को हम कहेंगे सैयद वंश। तो अब हमारा बिंदु होगा सैयद वंश। देखो क्या है, बहुत सिंपल है, 4 ही शासक हैं। सैयद वंश के बारे में पहले तो कब से कब तक है सैयद वंश, इसके बारे में याद करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। 1414 से लेकर 1451। और मैंने आपको एक बात बताई थी जब हम शुरुआत में सारणी बना रहे थे, शुरुआत में यह बताया था खिज्र खां से लेकर अलाउद्दीन आलम शाह, 4 शासकों में से 2 तो याद हो गए आपको, एक पहला और एक अंतिम, बीच में 2 ही तो रहे हैं। उसमें भी एक सूत्र है कम्मा, ऐसे ये राजाओं के नाम हैं इसके। तो कैसे, देखो हम बात करें, पहली बात सैयद अरब के मुसलमान थे और स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। किस वंश के शासक स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते थे, वारिस मानते थे? सैयद वंश के शासक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सैयद वंश के शासकों में सबसे पहला शासक है खिज्र खां। अब देखो खिज्र खां के बारे में आप काल याद करने की जरूरी नहीं है आपको, बस इतनी बात याद रखनी है कि ये सैयद वंश का संस्थापक था। पहली बात, सैयद वंश का संस्थापक। एक बात, ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने धारण की रेयत ए आला, रेयत ए आला, ठीक है। और ये क्या है, अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान नहीं माना इसने। तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उस शाहरुख का प्रतिनिधि, क्योंकि भाई तैमूर की कृपा से तो ये शासक बना है, तो इसने तैमूर के पुत्र शाहरुख को, शाहरुख पुत्र था सॉरी, उस शाहरुख को कर भेजता रहा अपने आप ही। इसका मतलब ये स्वतंत्र न होकर उसकी अधीनता मान रहा था एक प्रकार से। तो इसलिए हम इसे सैयद वंश का संस्थापक तो कहेंगे, लेकिन सैयद वंश का स्वतंत्र शासक नहीं था। तो स्वतंत्र शासक जो इसके बाद में बनता है, और वो खिज्र खां के बाद में बनता है मुबारक शाह। मुबारक शाह, ठीक है, ये मुबारक शाह सैयद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अच्छा देखो, इस खिज्र खां ने तो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वारिस घोषित किया था, इसका मतलब ये सब अपने पैगंबर मोहम्मद के वारिस मानते हैं। अगर आपसे पर्टिकुलर शासक पूछें कि किसने पैगंबर मोहम्मद का वारिस घोषित किया, तब तो क्या करोगे? खिज्र खां। किस वंश के शासक अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते थे? सैयद वंश,
ठीक है, तो ये इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको पता होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी जिसने पुस्तक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही, वो इसी मुबारक शाही के संरक्षण में लिखी थी। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो ये जो इसकी पुस्तक है अहमद सरहिंदी, वो इस मुबारक शाह के काल में लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? तारीख ए मुबारक शाही, जो सैयद वंश का समकालीन इतिहास है। क्योंकि बाकी तो समकालीन इतिहास नहीं है, तो एकमात्र समकालीन इतिहासकार यही है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जो किसके दरबार में था? मुबारक शाह के दरबार में। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मुबारक शाह के बाद में अगला आ जाएगा मोहम्मद शाह। बस कुछ भी याद मत रखो, मोहम्मद शाह, बस इतना याद रख सकते हो कि इसने बहलोल लोदी को पुत्र समान माना था और उसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। किसको? बहलोल लोदी को। तो अब देखो क्या होगा कि इसके बाद, इस मुबारक शाह के बाद शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह, जो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान है। गौर से सुनना है ये बात। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। उसका उसके मंत्री हमीद खां से झगड़ा हो जाता है, तो वो रूठ कर, आप लोग भी रूठते होगे कभी कभी, रूठ कर चला गया। टाइम है रूठवा, हाँ आएगा सर। जैसे वो मेजी नहीं कहता था ना कि कभी कभी मन ऐसा करता है जैसे रजाई कंबल ओढ़ कर रो हूं। मेजी नहीं कहता था ऐसा, लेकिन वो देश की दुर्दशा से संबंधित कहता था। और अपने यहाँ शायद बहुत से प्रत्याशी ऐसे होंगे जो देश की दुर्दशा, क्या खुद के बारे में सोच, 12वीं टाइम को मिल रही हो फिलहाल। तो खैर, अब वो जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो अपने वजीर से रूठ कर चला गया। वजीर का नाम क्या था? हामिद, ठीक है। उस हामिद खान नाम के वजीर से रूठ कर बदायूं चला गया। तो उसे वापस इस बहलोल लोदी ने कहा कि अरे भाई रूठे के पार पड़सी, वापस आ जा। मेरे पिताजी तुम्हें अपना पुत्र कहते थे, तो तू भी बेटे समान ही है उनका। ऐसा कर तू राजा बन जा, मैं तो बदायूं ही ठीक हूं। तो वो बदायूं ही रहा, यद्यपि उसकी मृत्यु तो होती है 74 में, लेकिन वो राजा 51 तक ही रहेगा। तब तक कहां रहेगा? बदायूं में, और बदायूं के परगने से ही स्वतंत्र रहेगा, यानी संतुष्ट रहेगा वहीं पर। बहलोल लोदी ने भी कोई छेड़खानी नहीं की उससे, और उसने भी सुल्तान बनने का कभी दावा नहीं किया। तो देखो, बैठे बैठाए सल्तनत मिल गई बहलोल लोदी को, सिर्फ इसलिए कि ये भाई साहब मोहम्मद शाह उसको अपना बेटा मानते थे। मोहम्मद शाह बेटा मानते थे, अलाउद्दीन आलम शाह भाई मानता था, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मेरे पिताजी तुम्हें अपने पुत्र समान मानते थे, तो तू भी तो उनका पुत्र है, संभाल ले गद्दी। ऐसा भी देखो, लोग सुल्तान बनने के लिए लड़ रहे थे, वो आलसी था बहुत ज्यादा। तो खैर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर कौन सा वंश आ जाएगा? लोदी वंश। और अब हम बात करें लोदी वंश के संदर्भ में। तो सैयद वंश के बारे में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना पड़ा, इतनी बात याद रखनी है। संस्थापक खिजर खां, अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में था? मुबारक शाह के दरबार में। और इन्होंने पैगंबर का वारिस घोषित किया है, वंशज घोषित किया है अपने आप को। ये कुछ बातें आपको याद करनी है। उसके बाद में लोदी वंश। लोदी वंश कब से कब तक? 1451 से 1526 तक। इसका मतलब निमेड़ आ रहा है भाई, 1526 नाम आ गया ना, तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसमें पहली बात, लोदी थे अफगान, यानी पठान, अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले से संबंधित थे।
गिलजाई कबीले से संबंधित थे। ठीक है, इस वंश का संस्थापक था सबसे पहले बहलोल लोदी। दो बातें याद रखनी है। देखो, पहले तो आपको काल तो याद रखना ही है। इसका क्यों याद रखना है? 1451 से 89। फिरोज तुगलक का तो था 1351 से 88। इसका है 1451 से 89। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। कौन? बहलोल लोधी। और दूसरा लंबे समय तक शासन करने वाला फिरोज तुगलक था। यह बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसका राजत्व सिद्धांत था फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब समकक्षों में प्रथम, कि आपस है बराबर। हां, बस आपणमु एक, आपणम प्रथम है, इसलिए ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। ये राजत्व सिद्धांत। इसलिए नीचे दरी पर बैठता था सबके साथ, सिंहासन पर न बैठकर, कि हम सब बराबर हैं। बस फर्क इतना ही है कि कोई एक तो होगा जो किसी को लीड करेगा। तो कई बार तो ये कहता है कि देखो, कई बार कोई, यानी कोई इसका अमीर नाराज हो जाता या इसकी बात से सहमत नहीं होता, तो ये कहता कि ऐसा करो, मुझे कोई दूसरा काम बता दो, मैं वो कर लेता हूं और ये आप संभालो ये राजकाज। जन तो लंबो चलाएगो भाई सबसे लंबे समय तक, क्योंकि इसने खुद को अपने आप कभी ये दावा प्रस्तुत नहीं किया कि अहम ब्रह्मास्मि, भाई मैं सुल्तान हूं, मैं राजा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसे कहने का तात्पर्य, तो ये इसका सिद्धांत, ये बात ध्यान रखना, ये इसका राजत्व सिद्धांत था समकक्षों में प्रथम। समझ आ गई बात? ये मानने वाला इसका सिद्धांत था, समकक्षों में प्रथम मानता था, समकक्षों में प्रथम। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इसके संदर्भ में तो एक बात तो ये ध्यान। अच्छा, खिज़र खां के संदर्भ में हमने बात की होगी शायद कि उसने रेत आला की उपाधि धारण की थी। खिज़र खां ने रेत आला की सुल्तान की ने धारण करके, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। और अच्छा, बहलोल लोदी के संदर्भ में गाजी की उपाधि मैंने आपको बताया था कि पहला गाजी की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान तो गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा था बहलोल लोदी, इसने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तान जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी, पहला तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा कौन है? बहलोल लोदी। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले शासक के रूप में हम बात करें सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये फिरोज तुगलक की भांति कट्टर था। फिरोज तुगलक की भांति इसकी मां भी हिंदू थी। पहले तो इसका शासनकाल याद करो, यह हो जाएगा 1489 से 1517। ठीक है, देखो इसके संदर्भ में एक सबसे बड़ी बात याद ये रखनी है कि इसने 1504 में आगरा नगर बसाया था और 1506 में उस आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो 1504 में इसने आगरा नगर बसाया है और इस आगरा को राजधानी कब बनाया? 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, ये इसका अमीर वर्ग पर बहुत, देखो वो तो समकक्षों में प्रथम चल रहा था, इसने अमीर वर्ग पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा। एक तो गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया, इतना सुदृढ़ किया कि इसके बारे में यह कहा जाता है, आपको याद रखना है भाई, ये किसके बारे में, कि सिकंदर लोदी को भूत प्रेत आकर सूचना देते हैं। मतलब इसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि लोगों में ये अफवाह फैल गई कि इसको सूचनाएं भूत प्रेत आकर देते हैं। नहीं बापची यहां पहली बेरोकियां पड़े इन, बात समझ आ रही है? तो ऐसी कोई बात आए कि ऐसा शासक जिसके बारे में ये अफवाह थी कि उसे भूत प्रेतों के माध्यम से सूचनाएं मिलती थी, कौन था? सिकंदर लोदी। तो परिणाम था अमीर भी डरते कि भाई मेरे बारे में कहीं कोई गलत सलत सूचना कोई भूत ना दे दे, कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो अमीरों पर इसका बहुत नियंत्रण था और इसलिए ये कहता भी था
कि अगर मैं मेरे अमीरों को यानी किसी गुलाम को पालकी में बैठा कर, मेरे किसी गुलाम को पालकी में बैठा कर अमीरों को उसको ले जाने के लिए कहूं तो वो शहर से तैयार हो जाएंगे कि लाओ साहब मेले जैसे इनमें इंडास्या। तो कहने का तात्पर्य ऐसी बात में आई तो वो भी किसके लिए? सिकंदर लोदी के लिए होगी। इसने भी अनुवाद विभाग स्थापित किया था और इसने एक गायन विद्या पर जो पुस्तक थी सिकंदर लोदी के समय, लज्जत ए सिकंदरी, तो यानी गायन विद्या से संबंधित एक ग्रंथ की रचना हुई थी लज्जत ए सिकंदरी नाम से, ये बात ध्यान रखना। और फैरंगे सिकंदरी नाम से एक आयुर्वेद के ग्रंथ का अनुवाद हुआ था। देखो आप ऐसे याद रखोगे। पहली बात, इसने अनुवाद विभाग, अच्छा सबसे पहले तो अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। फिर उसके बाद में किसने की है? इस सिकंदर लोदी ने। उसके समान ही है, उसके समान ही कट्टर है, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। संस्कृत से फारसी अनुवाद, तो इसने एक तो लज्जत ए सिकंदरी, ये तो किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित। लज्जत ए सिकंदरी ये तो संगीत से संबंधित पुस्तक है। एक फहरंगे सिकंदरी, फहरंग ए या फहरंगे सिकंदरी, ये है आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक। ठीक है, यानी संस्कृत का कोई ग्रंथ जो आयुर्वेद से संबंधित था उसका अनुवाद कर दिया गया फारसी में। यह संगीत से संबंधित कोई ग्रंथ था, अनुवाद कर दिया गया फारसी में। तो इन ग्रंथों की रचना अगर पूछे किसके काल में हुई है तो नाम से ही स्पष्ट है, सिकंदर लोदी। बस इनका संबंध पूछते हैं, जैसे लज्जत सिकंदरी का संबंध किससे है? संगीत से, खास पकवान से होता, तो संगीत से। लज्जत ए सिकंदरी संगीत से है और फहरंगे सिकंदरी आयुर्वेद से संबंधित है। ये बात ध्यान रखना है इसके काल में। फिर उसके बाद में शासक अच्छा, ये गुलरुखी नाम से खुद कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था फारसी भाषा में। कौन? सिकंदर लोदी। फिर इसके बाद शासक बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ये शासनकाल रहेगा। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान। तो इसी के साथ प्रथम अफगान साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है। प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी रहता है। दूसरे अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी रहता है। ठीक है, तो बहलोल लोदी के संदर्भ में जो लोदी वंश का संस्थापक है तो वो प्रथम अफगान वंश का भी संस्थापक है, क्योंकि उससे पहले तुर्क और शैयद थे, वही था अफगान केवल। तो यहां ये लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, फिर अब देखो इसकी एकमात्र एक विजय है ग्वालियर विजय। उस समय ग्वालियर का शासक था विक्रमजीत। ग्वालियर विजय, हालांकि इसने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था, राणा सांगा पर, लेकिन बाड़ी युद्ध और खातोली, पहले खातोली युद्ध और फिर बाड़ी युद्ध में ये पराजित हो जाता है राणा सांगा से। 1517-18 में खातोली और बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा से, पहले तो खातोली में तो ये खुद पराजित हो जाता है, बाड़ी में इसका सेनापति रहता है मियाँ मक्खन, वो पराजित हो जाता है। फिर उसके बाद में इसका मुकाबला होता है बाबर से, उसे हम कहेंगे खानवा युद्ध, जो सॉरी खानवा तो सांगा से हो गया, पानीपत युद्ध। पानीपत 21 अप्रैल 1526 को पानीपत युद्ध, क्यों बीच में सांगा की बात चल रही थी ना, इस वजह से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। ठीक है, और अब देखो यहां बाबर, ये बात आ रही है कि इस समय बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था। परिणामतः बाबर आया, युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से युद्ध करते हुए, लड़ते हुए मारा गया।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया है। मतलब ऐसे तो बहुत से सुल्तान हैं जो अलग गनगड़े की मौत मरे हैं, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है कौन? इब्राहिम लोदी। अच्छा, इसके साथ ही वो ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इसी युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है, इसका साथ देता है वो, तो वो विक्रमजीत भी यहीं पर मारा जाता है। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का पतन हो जाता है और एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और अब हम सल्तनतकालीन प्रशासन संस्कृति के संदर्भ में चर्चा करेंगे, लेकिन वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।